नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 8 देखेंगे। और आज अपने जो स्टार्टिंग का जो क्लास है उसमें जो है अधिगम से संबंधित और अधिगम के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान के। ठीक है, तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते और इतने जो डिटेल से बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर जो है निर्भर है। तो नाम व्यवहार आ गया तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। एकदम इजी क्वेश्चन है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो क्या करता है, पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर करता है। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि अपन की जो संस्कृत डिपार्टमेंट की प्लेलिस्ट है जिसका एग्जाम दिसंबर में हो चुका था उसको भी आप जरूर देखें। वहां जो क्वेश्चन थे ना टेस्ट सीरीज में वो इससे थोड़े अच्छे लेवल के थे, साइकोलॉजी वगैरह के, तो वो भी आपको अलग से देखना है। और जो है आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बाकी जो है अपन मैं आपको बता चुका जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है, कौन सी इंडियन इकोनॉमी, जिसमें कृषि क्षेत्र है, जिसमें जो है आपके उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, या फिर अदर जो है विदेशी व्यापार है। इसके साथ ही अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको जो है किसी परेशानी होती है उन सब टॉपिक्स को अपन जो है कवर कर लेंगे। आप टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल जो है अभी अपने पास अच्छा खासा जो है टाइम है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ के निर्माण किया, परीक्षा की तैयारी की। तो अधिगम आपको पता ही है, अनुभव द्वारा जो सीखा जाता है उसी को अधिगम कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अनुभव द्वारा अर्थ के निर्माण की। तो अधिगम किस प्रकार की प्रवृत्ति है, अनुभव द्वारा अर्थ के निर्माण की। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, साइकोलॉजी इजी आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो देखो परिभाषा वाले क्वेश्चन में मैं बार बार आपको कह चुका, आपको सिर्फ परिभाषाएं आंख के आगे से गुजारनी है, याद रह जाता है और वही आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्किप तो करना ही है। ठीक है, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन जो है आपका स्किनर का है। किसका है, स्किनर का। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसका कथन है, ये आपका स्किनर का। आपको जो भी टॉपिक करना होगा, ये टेस्ट सीरीज तो अभी जुलाई में खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक हार्ड लगते हैं ना आपको कि यार यहां से क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा गारंटीड। लेकिन आप काम एक ही करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। बिल्कुल सही है। उत्पाद क्या होता है, जो लास्ट में अपने पास प्रोडक्ट होता है, लेकिन अधिगम जो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, न कि प्रोडक्ट है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है, अधिगम हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर अधिगम का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4 बिना देखे ही, क्योंकि मूल प्रवृत्ति कैसे आती होती है, जैसे लार आना, ठीक है, भूख लगना, ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं माने जाते हैं। अधिगम किसको माना जाता है, अधिगम माना जाता है अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा जो है प्रशिक्षण द्वारा सीखने की, या फिर हम कह सकते हैं प्रशिक्षण द्वारा जो है सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। या व्यवहार में प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, सीखना और अधिगम तो एक ही हो जाएंगे। तो व्यवहार द्वारा क्या द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। में परिवर्तन ही अधिगम है, परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति और जो आपकी प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं, ठीक है, ये जो है अधिगम के अंतर्गत नहीं आती है। और परिपक्वता के कारण भी अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो परिपक्वता के कारण भी अगर अधिगम में परिवर्तन होता है तो वो भी क्या है, आपका अधिगम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन परिपक्वता जो होती है वो अधिगम को प्रभावित जरूर करती है। क्लासिकल अनुबंधन की रूपावली जिसमें यूसीएस पहले और सीएस बाद में आता है उसे कहा जाता है। सबसे पहले क्लासिकल अनुबंध, या हम कह सकते हैं इसको क्लासिकल अनुबंध को क्या कहेंगे अपन, जो है आपका जो है परंपरागत जो है सिद्धांत है। क्लासिकल जो है आपका, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा दिया गया, पावलोव द्वारा। ठीक है, अब जो यूसीएस क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हिंदी में अपन कहें तो ये हो जाएगा आपका स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होता है, जैसे भोजन है वो क्या होता है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक होता है। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, जो कंडीशनल आपका क्या हो गया, आपका जो है कौन सा हो गया,
अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक कौन सा होता है आपका? अनुबंधित उद्दीपक कौन सा होता है? जो मतलब घंटी के बाद में भोजन दिया जाता है, घंटी प्लस भोजन, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि अगर यूसीएस पहले दिया जाए और सीएस बाद में दिया जाए, यानी स्वाभाविक उद्दीपक जो है अनुबंधित उद्दीपक से पहले दिया जाए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पिछड़ा अनुबंधन। क्या कहेंगे? पिछड़ा अनुबंधन कहेंगे, ठीक है। और बात करें जो आपके विलंबित अनुबंधन की, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सीएस दे रहे हैं अपन, इसी के साथ जो है थोड़ी समय बाद में साथ साथ ही यूसीएस देंगे। मतलब सीएस जो है दे रहे हैं और साथ में देखो यहां तक सीएस दे रहे हैं, लेकिन यहां से बीच में ही शुरू क्या कर दिया, साथ में यूसीएस। तो ये जो है आपका क्या जाता है, आपका विलंबित अनुबंधन। समकालिक जो अनुबंधन है इसमें दोनों साथ दिए जाते हैं, दोनों साथ दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी दोनों साथ हैं, कौन से में? विलंबित में। लेकिन विलंबित में साथ कैसे? लेकिन पहले सीएस शुरू कर देते हैं, बाद में बीच में जो है यूसीएस को साथ में स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो समकालिक है उसमें दोनों के दोनों साथ, यानी कि एक प्रकार से अगर हम डायग्राम बनाए तो इस हिसाब से जो है एकदम साथ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाटसन के द्वारा एल्बर्ट नामक के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? तो इसको जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, वो अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? तो ये जो आपका उदाहरण है वो है उद्दीपक सामान्यीकरण का, ठीक है। तो वाटसन ने जो एल्बर्ट नामक जो बच्चे पर जो प्रयोग किया था, जिसको लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यह आपका उद्दीपक सामान्यीकरण का क्या है, उदाहरण है। फिर जिस पुनर्बलन अनुसूची में से प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है। मतलब जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका सतत पुनर्बलन अनुसूची। सतत का मतलब हो गया हर एक उपयुक्त अनुक्रिया के बाद में। आंशिक वाली कौन सी होती है? जब जो है आंशिक वाले में क्या होता है, कभी भी पुनर्बलन दे सकते हैं, कभी भी पुनर्बलन दे दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, मतलब कभी भी पुनर्बलन दिया जाए तो उसको कहते हैं आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। और जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया के बाद में दिया जाए तो सतत। कभी भी का मतलब है उपयुक्त हो या ना हो, उसको पुनर्बलन दे दिया कभी भी तो वो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है। और उपयुक्त प्रक्रिया के बाद में दिया जाता है तो वो सतत जो है आपकी पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है। फिर एक नियम जो ये बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता है तो वे कमजोर होते हैं। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है? देखो नियम में क्या बोल रहा है कि अगर अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सुदृढ़ होते हैं। मतलब जैसे कोई आप अनुक्रिया शुरू करते हो और आपको जो पुनर्बलन दिया जाता है तो आपकी अनुक्रिया सुदृढ़ होगी। लेकिन जैसे आप अनुक्रिया प्रारंभ करते हो और प्रबलन नहीं दिया जाता तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, कमजोर होगी। और यह नियम जो आपका आता है वो आता है किसके अंतर्गत, प्रभाव के नियम के अंतर्गत, ठीक है। और प्रभाव का नियम जो है इसको संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष व असंतोष का नियम, संतोष व असंतोष का नियम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम आपने बार बार देखा होगा कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, तालाब के पास ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। यह बात जो आपकी तत्परता के नियम के अंतर्गत आती है। मतलब कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वह प्रक्रिया के लिए पूर्णतः तैयार हो। फिर एक जो अभ्यास का नियम है इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं। एक तो उपयोग का नियम, यानी व्यक्ति उसी चीज का अभ्यास करता है जो उसके लिए उपयोगी है, और दूसरा होता है अनुपयोग का नियम, ठीक है। अनुपयोग यानी जो व्यक्ति के लिए काम की चीज नहीं है उसका अभ्यास है वो नहीं करता है। और ये प्रक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो कमजोर होते हैं। ये हो गया प्रभाव का नियम,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। नैमित्तिक जो अनुबंधन है ये बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? बीएफ स्किनर द्वारा। और इसका जो उपयोग है वो किसमें होता है वो आपको ध्यान में रखना है, व्यवहार परिमार्जन में। ठीक है, व्यवहार को जो है अच्छा करने में, परिमार्जन मतलब जो है आपका और अच्छे से अच्छा करना। ठीक है, तो नैमित्तिक अनुबंधन जो है व्यवहार के परिमार्जन में, सहायक का मतलब जो परिमार्जन का अर्थ होता है बहुत अच्छा करते रहना, मतलब व्यवहार में सुधार करते रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है आपकी पुस्तक है उस जो है किसकी है? तो जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक है आपकी वो है बीएफ स्किनर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बोल रहा है अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम का प्रकार क्या है? ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा CS US और UR। CS क्या होता है? CS होती है घंटी। ठीक है, US क्या होता है? US होता है भोजन। और UR क्या होता है? लार। मतलब पहले घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन दिया जाता है, फिर क्या आती है? लार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो CS US और UR ये जो आपका अनुबंधन होने का जो है उपयुक्त क्रम है। बात अनुबंधन होने की हो रही है, पहले आप घंटी बजाओगे, कुत्ता आएगा, फिर भोजन दोगे, फिर जाए उसको क्या भोजन दे के लार आएगी, तो इससे अनुबंधन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये, एक मिनट ये बीच में आ गया, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। मतलब किसी उद्दीपक द्वारा जो है एक प्रतिक्रिया क्या हो रही है? उत्तेजित हो रही है, और वो अगर आप कहीं दोबारा देखते हो फिर भी वो प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये गुथरी के प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है उसको इंगित करता है। मतलब एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, कोई भी एक उत्तेजक प्रतिमान है जो है क्रियाशील है, मतलब एक प्रतिक्रिया के दौरान अगर वो जो मतलब उत्तेजक अगर आपको वापस दिखता है तो वो जो है आप वापस जो है प्रतिक्रिया उत्पादित कर जो हो जाती है, तो उसको कहते हैं गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है सामीप्यता का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें मतलब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर कोई चीज आपके जो है समीपता होगी तभी जो है वो क्या होगा? अधिगम या सीखना क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यूरेका अथवा आहा अनुभव, यूरेका तथा आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? और मैं वापस बता दूं ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका है। इसका उत्तर कोहलर होगा। और सिद्धांत पूछ ले कि किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। नाम याद रख लेना, यूरेका और आहा अनुभव जो है आपका कोहलर से संबंधित है, या हम कह सकते हैं सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम में अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम बताओ। तो इसका सही क्रम जो है आपका वो होता है, देखो इंग्लिश में आपको याद रखना है इसको। इसका सही क्रम होता है जो है सबसे पहले अटेंशन रिटेंशन, दोनों एक जैसे नाम है, फिर इमिटेशन मोटिवेशन। तो अटेंशन रिटेंशन, ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, अटेंशन से रिटेंशन, तेरे का निशान उल्टा लगा दिया, बताया तो एकदम सही है। अटेंशन से रिटेंशन, रिटेंशन से आपका इमिटेशन, और इमिटेशन से मोटिवेशन, यानी कि BCAD। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको आपको याद रखना है। चिन्ह गेस्टलवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो चिन्ह आपको कहां पर ज्यादा दिखते हैं? तो चिन्ह आपको दिखते हैं टोल पर, टोल जो प्लाजा होता है उस पर, तो टोलमैन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी जो अधिगम है इसका दूसरा नाम आपका प्रत्याशा सिद्धांत, अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, कोहलर अभी बात करके आ चुके हैं। सूझ का सिद्धांत जो है इन्हीं का है, सूझ का सिद्धांत जो है आपका कोहलर का है। ठीक है, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? आपका बांडुरा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और एक बात और, अव्यक्त अधिगम का संबंध किससे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा जाता है लेटेंट लर्निंग। तो लेटेंट लर्निंग या अव्यक्त अधिगम जो है ये आपका टोलमैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया गया? तो टोलमैन जो है उन्होंने जो है चूहे पर प्रयोग किया। चिंपैंजी पर प्रयोग किया किसने? कोहलर ने। किसने किया? कोहलर ने। बाकी बिल्ली और जो है इस गुडिया पर जो है, गुडिया पर किसने किया? बांडुरा ने। बेबी डॉल पर, ठीक, बॉबी डॉल पर, ठीक है, बांडुरा नहीं बिल्ली पर पावलाव ने किया। किसने किया? पावलाव ने।
सॉरी पावलोव ने कुत्ते पर किया, बिल्ली पर थार्नडाइक ने किया। किसने? थार्नडाइक ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंशों के विषय को समझाने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है। मतलब क्या हो रहा है? अंशों के विषय को समझने के बाद में जो एक छात्र अपने शिक्षक से सवाल पूछता है। ये 5E के लर्निंग मॉडल के किस कार्मिक चरण का उदाहरण है? सबसे पहले 5E जो मॉडल दिया था वो रोजर्स ब्याउबे ने दिया था। ठीक है। 5E में जो पहला ई है वो है इंगेज। ठीक है, इंगेज। दूसरा जो ई है वो है आपका एक्सप्लोर। ठीक है। तीसरा जो ई है वो है एक्सप्लेन। ठीक है। चौथा जो ई है वो है एल्बोरेट। और पांचवा जो ई है आपका वो है इवल्यूट। तो यहां पर जो इवल्यूट है इसका मतलब हो गया मूल्यांकन करना। मूल्यांकन आप किसका करोगे? मूल्यांकन करोगे, इसमें छात्र क्या करता है? स्वयं का मूल्यांकन करता है। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अन्वेषण का मतलब हो गया आपका एक्सप्लोर। इसमें छात्र क्या करता है? सवाल तो पूछता है शिक्षक से, लेकिन स्टार्टिंग में चीजों को जो है समझने के लिए जो है पूछता है। यहां पर अंशों के समझने के बाद में नहीं पूछता, पहले ही पूछता है, तो ये नहीं होगा। विस्तार, ये इसका उत्तर हो जाएगा। विस्तार का मतलब है कि कुछ अंशों को तो समझ लेता है, फिर और क्वेश्चन पूछता है ताकि और विस्तार से वो क्या कर सके, चीजों को देख सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्बोरेशन या एल्बोरेट या फिर विस्तार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? जो नवीन सूचनाओं को बार बार दोहराकर याद करता है। तो बार बार दोहराकर याद करना मतलब रट्टा जो है मारना, और रट्टा मारना कभी भी जो मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता। तो पहला ही उत्तर इसका हो जाएगा। जो आपका जो नवीन सूचनाओं को बार बार दोहराकर याद नहीं किया जाता, जो अधिगम का निर्मितवादी विचार है वो कहता है करके सीखना। क्या करना? करके सीखना। करके सीखने पर आधारित है, ना कि रट्टा मार के या दोहराकर सीखना। अधिगम है सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ये बिल्कुल निर्मितवाद का जो है क्या है विशेषता है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक अंतक्रिया द्वारा सुगम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द की बात करें तो ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णकार। पूर्णकार भी कह सकते हो या समग्रकार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पूर्णकार या समग्रकार। तो सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं है? सबसे पहले अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। बिल्कुल, गेस्टाल्टवादी जो वैज्ञानिक है वो अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक बताते हैं। फिर अधिगम प्रक्रिया अयंत्रवत होती है, ये गलत है और यही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो आपके गेस्टाल्टवादी है वो बताते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो अयांत्रिक है। क्या है? अयांत्रिक, यंत्रवत नहीं है, अयांत्रिक और संज्ञानात्मक होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल सही। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का अनावश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जो आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो सीखना वो अयांत्रिक और संज्ञानात्मक है। ध्यान रख लेना, अयांत्रिक और संज्ञानात्मक। और यहां बोल रहे हैं कि यांत्रिक या यंत्रवत है, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समग्रता के प्रवर्तक कौन थे? अभी मैं बता चुका समग्रता मतलब हो गया आपका गेस्टाल्टवाद जो शब्द है या गेस्टल शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता या जो है पूर्णकार। और ये जो है आपका जो है वर्दिमर व अन्य वर्दिमर जो समग्रता है वो किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट से, गेस्टाल्टवाद से। और गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दिमर। इसके साथ में एक और है कोफका और एक और है जिनका नाम अपन जानते हैं, कौन है? कोहलर। ये तीनों का नाम आ जाए तो समग्रता पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा जो है गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की जो सिद्धांत है उसकी उच्चतम अवस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले है संकेत अधिगम। ठीक है, इनके आगे नाम लिख लेना, अधिगम लगाते जाना, संकेत अधिगम। दूसरी अवस्था जो है आपकी वो जो है आपकी है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया 8 अवस्थाएं बताई थी इसने। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है आपकी वो है आपकी कौन सी? सरल श्रृंखला अधिगम। कौन सी अवस्था? सरल श्रृंखला अधिगम। ठीक है, चौथी जो आपकी है वो है आपकी सरल श्रृंखला के बाद में शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। फिर जो आपकी आती है वो आती है विभेदन अधिगम। कौन सा अधिगम? विभेदन अधिगम। आगे अधिगम लगा देना। ठीक है, इसके बाद में जो आती है वो आती है आपकी विभेदन के बाद में जो है
संपर्त्य अधिगम। कौन सा अधिगम? संपर्त्य अधिगम। फिर आता है आपका सिद्धांत अधिगम, और सबसे ऊपर जो आता है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम, समाधान अधिगम। ठीक है, और ये जो जटिल, सरल से जटिल की ओर होती है, तो सबसे जटिल कौन सी है या उच्चतम अवस्था कौन सी है? तो समस्या समाधान अधिगम। और सबसे जो है निम्नतम कौन सी है? संकेत अधिगम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, शुरुआत के 4 हैं। कौन से? शुरुआत के जो 4 है ये व्यवहारवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित। और जो अंतिम 4 है ये किससे संबंधित है? ये संज्ञानात्मकवाद से, या संज्ञानवाद भी कह सकते हैं। ये क्या? संज्ञानवाद से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संकेत अधिगम जो ज्ञान के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। जो संकेत अधिगम होता है निम्नतम अवस्था ज्ञान के अधिगम की, उसका अन्य नाम क्या वो पूछा है, तो उसका अन्य नाम है परंपरागत संबद्धता अधिगम। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना, बाई चांस यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो संकेत अधिगम है उसका जो अन्य नाम है वो है परंपरागत संबद्धता अधिगम। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जब बालक सीधे यानी कि दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह ये कौशल का अधिगम अंतरण जो है उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से लिखता है, और फिर जो है उसी चीज को जो है अदर जो दूसरा हैंड है, मतलब अगर सीधे हाथ से जो है कोई चीज लिखना सीखता है, या जो है जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करना सीखता है, तो उसी अगर वो चीज अगर आपके उल्टे हाथ में भी क्या करे, लिखना सीखे या बॉलिंग करने सीखे में सुगमता प्रदान करे, तो ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण जो है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, जिसमें शरीर के दोनों भागों का यूज हो, शरीर के दोनों भागों का प्रयोग हो, भागों का प्रयोग हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे काफी चोट पहुंची। मतलब एक गुलाब का फूल था, उसका कांटा चुभ गया, उससे चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक, लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो लाल गुलाब का जो है आपका कांटा चुभने के बाद में अगर वो आगे चलकर लाल पोशाक या लाल चीज देखकर डरता है, तो ये जो है उद्दीपक सामान्यीकरण है। इसका मतलब है वो उद्दीपकों में क्या नहीं कर पा रहा? विभेद नहीं कर पा रहा, विभेद नहीं कर पा रहा। मतलब दो जो चीजों पर कर पा रहा, दो चीजों में विभेद नहीं कर पा रहा है वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो बीएफ स्किनर के अनुसार जो है भाषा जो है उसका विकास अनुकूलन व पुनर्बलन का क्या है, जो है परिणाम है। जब पुनर्बलन है या तो पुनर्बलन नाम आ जाए तो या तो क्लार्क हल या बीएफ स्किनर, ये दो जो है ऑप्शन में अगर होना तो पुनर्बलन जो है हमेशा उत्तर कर देना चाहिए। ठीक है, तो अनुकूलन व पुनर्बलन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पावलाव ने एक घंटी बजाई और उसके 2 मिनट बाद कुत्ते के सामने मांस की एक प्लेट प्रस्तुत कर दी। ये अवस्था क्या है? तो ये आपका क्या है, मैं अभी ऊपर अपन चर्चा करा चुके, ये अवशेष अनुबंधन है। क्या है? अवशेष अनुबंधन। पहले इन्होंने क्या घंटी बजाई, क्या बजाई? घंटी बजाई। उसके 2 मिनट बाद में जो है क्या कर दिया इन्होंने, मांस का जो है प्लेट रख दी इसके सामने। तो ये जो है आपका क्या है, अवशेष अनुबंधन का उदाहरण है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संप्रत्यय का संबंध प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सीएल हल से है? तो देखो आपका सीएल हल जो है, आपका क्लार्क हल है, उनका जो है अंतर्नोद से संबंध है। किससे? अंतर्नोद से। चैनिंग जो है आपकी स्किनर द्वारा दी गई। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा। ठीक है, तो ये जो है अपने जो है कुछ 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, एक्सप्लेन करने वाली चीजें इसमें थी नहीं इतनी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।